अध्याय 1 कोई पागल नहीं है। मैं आपको एक समस्या के बारे में बताता हूँ। यह आपको इस बारे में बेहतर महसूस करा सकता है कि आप अपने पैसे के साथ क्या करते हैं और अन्य लोग अपने पैसे के साथ क्या करते हैं। इस बारे में कम निर्णय लेते हैं। लोग पैसे से कुछ पागल काम करते हैं, लेकिन कोई पागल नहीं है। यहाँ यह बात है, अलग अलग पीढ़ियों के लोग अलग अलग माता पिता द्वारा उठाए गए, जिन्होंने अलग अलग आय अर्जित की और अलग अलग मूल्यों को धारण किया, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में पैदा हुए, अलग अलग प्रोत्साहन और अलग अलग भाग्य के साथ अलग अलग जॉब मार्केट का अनुभव करते हुए बहुत अलग सीखते हैं सबक दुनिया कैसे काम करती है। इसका हर किसी का अपना अनूठा अनुभव होता है, और आपने जो अनुभव किया है वो सेकंड हैंड सीखने की तुलना में अधिक सम्मोहक है। तो हम सभी, आप, मैं, हर कोई, जीवन के माध्यम से विचारों के एक समूह के लिए लंगर डालते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बेतहाशा भिन्न होता है। आपको जो पागल लगता है वो मुझे समझ में आ सकता है। जो व्यक्ति गरीबी में पला बड़ा है, वो जोखिम और इनाम के बारे में उन तरीकों से सोचता है जैसे एक धनी बैंकर का बच्चा कोशिश करने पर उसकी थाह नहीं ले सकता। जो व्यक्ति मुद्रास्फीति के उच्च स्तर पर बड़ा हुआ, उसने कुछ ऐसा अनुभव किया जो स्थिर कीमतों के साथ बड़ा हुआ उसे कभी नहीं करना पड़ा। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान सब कुछ खो देने वाले स्टॉक ब्रोकर ने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसकी कल्पना 1990 के दशक के उत्तरार्ध में तकनीकी कार्यकर्ता ने नहीं की थी। ऑस्ट्रेलियाई जिसने 30 वर्षों में मंदी नहीं देखी है, उसने कुछ ऐसा अनुभव किया है जो किसी अमेरिकी ने कभी नहीं किया। इत्यादि अनुभवों की सूची अंतहीन है। आप पैसे के बारे में सामान जानते हैं जो मैं नहीं करता, और इसके विपरीत, आप मेरी तुलना में अलग अलग विश्वासों, लक्ष्यों और पूर्वानुमानों के साथ जीवन से गुजरते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम में से एक दूसरे से ज्यादा स्मार्ट है या उसके पास बेहतर जानकारी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अलग अलग और समान रूप से प्रेरक अनुभवों से अलग अलग जीवन को आकार दिया है। पैसे के साथ आपके व्यक्तिगत अनुभव दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसका 0.000000001% हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि दुनिया के काम करने के तरीके का 80% हिस्सा हो। इसलिए समान रूप से स्मार्ट लोग इस बात से असहमत हो सकते हैं कि मंदी कैसे और क्यों होती है, आपको अपना पैसा कैसे निवेश करना चाहिए, आपको क्या प्राथमिकता देनी चाहिए, आपको कितना जोखिम उठाना चाहिए, इत्यादि। 1930 के दशक की अमेरिका पर अपनी पुस्तक में फ्रेडरिक लुइस एलन ने लिखा है कि महामंदी ने लाखों अमेरिकियों को अंदर उनके शेष जीवन के लिए चिन्हित किया, लेकिन कई तरह के अनुभव थे। 25 साल बाद, जब वो राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ रहे थे, जॉन एफ कैनेडी से एक रिपोर्टर ने पूछा कि उन्हें डिप्रेशन से क्या याद है। उन्होंने टिप्पणी की, मुझे डिप्रेशन के बारे में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है। मेरे परिवार के पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी और इसकी कीमत पहले से कहीं ज्यादा थी। हमारे पास बड़े घर थे, अधिक नौकर थे, हमने अधिक यात्रा की। केवल एक चीज जो मैंने सीधे देखी वो यह थी कि जब मेरे पिता ने कुछ अतिरिक्त माली को सिर्फ नौकरी देने के लिए काम पर रखा था ताकि वे खा सकें। मैंने वास्तव में डिप्रेशन के बारे में तब तक नहीं सीखा जब तक मैंने हार्वर्ड में इसके बारे में नहीं पढ़ा। 1960 के चुनाव में यह एक प्रमुख बिंदु था। लोगों ने सोचा, पिछली पीढ़ी की सबसे बड़ी आर्थिक कहानी की समझ न रखने वाले को अर्थव्यवस्था का प्रभारी कैसे बनाया जा सकता है। यह कई मायनों में द्वितीय विश्व युद्ध में JFK के अनुभव से ही दूर था। यह पिछली पीढ़ी का दूसरा सबसे व्यापक भावनात्मक अनुभव था, और कुछ ऐसा जो उनके प्राथमिक प्रतिद्वंद्वी ह्यूबर्ट हम्फ्री के पास नहीं था।
हमारे लिए चुनौती यह है कि कोई भी अध्ययन या खुले दिमाग से डर और अनिश्चितता की शक्ति को वास्तव में फिर से नहीं बनाया जा सकता है। मैं इस बारे में पढ़ सकता हूँ कि महामंदी के दौरान सब कुछ खोना कैसा था, लेकिन मेरे पास उन लोगों के भावनात्मक निशान नहीं हैं जिन्होंने वास्तव में इसका अनुभव किया है। और जो व्यक्ति इसके माध्यम से रहता है वो यह नहीं समझ सकता कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति स्टॉक रखने जैसी चीजों के बारे में आत्मसंतुष्ट क्यों हो सकता है। हम दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं। स्प्रेडशीट बड़े शेयर बाजार में गिरावट की ऐतिहासिक आवृत्ति को मॉडल कर सकते हैं, लेकिन वे घर आने अपने बच्चों को देखकर और सोच रहे हैं कि क्या आपने कोई ऐसी गलती की है जो उनके जीवन को प्रभावित करेगी। इस भावना को मॉडल नहीं कर सकते। इतिहास पढ़ने से आपको लगता है कि आप कुछ समझ रहे हैं, लेकिन जब तक आप इसके माध्यम से नहीं जीते हैं और व्यक्तिगत रूप से इसके परिणामों को महसूस नहीं करते हैं, तब तक आप इसे अपने व्यवहार को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं समझ सकते हैं। हम सभी सोचते हैं कि हम जानते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन हम सभी ने इसका केवल एक छोटा सा अनुभव किया है। जैसा कि निवेशक माइकल बैटनिक कहते हैं, कुछ सबक समझने से पहले उन्हें अनुभव करना होगा। हम सभी अलग अलग तरीकों से उस सच्चाई के शिकार हैं। 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के अर्थशास्त्री उलरिके मालमंडियर और स्टीफन नागेल ने उपभोक्ता वित्त सर्वेक्षण के 50 साल पूरे किए। इस पर एक विस्तृत नज़र डालते हैं कि अमेरिकी अपने पैसे के साथ क्या करते हैं। 4 सिद्धांत रूप में लोगों को अपने लक्ष्यों और उस समय उपलब्ध निवेश विकल्पों की विशेषताओं के आधार पर निवेश के निर्णय लेने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग क्या करते हैं। अर्थशास्त्रियों ने पाया कि लोगों के जीवन भर के निवेश के फैसले उन निवेशकों के अनुभवों से काफी हद तक जुड़े हुए हैं जो निवेशकों को उनकी अपनी पीढ़ी में मिले थे, विशेष रूप से उनके वयस्क जीवन के शुरुआती अनुभव। यदि आप मुद्रास्फीति के उच्च स्तर पर बड़े हुए हैं, तो आपने अपने जीवन में बाद में बॉन्डों में उन लोगों की तुलना में कम निवेश किया है जो मुद्रास्फीति कम होने पर बड़े हुए थे। यदि आप शेयर बाजार के मजबूत होने पर बड़े हुए हैं, तो आपने अपने जीवन में बाद में शेयरों में अधिक पैसा निवेश किया जो स्टॉक कमजोर होने पर बड़े हुए थे। अर्थशास्त्रियों ने लिखा, हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि व्यक्तिगत निवेशक जोखिम उठाने की इच्छा व्यक्तिगत इतिहास पर निर्भर करती है, बुद्धि या शिक्षा या परिष्कार नहीं। आप कब और कहां पैदा हुए थे, इसका सिर्फ गूंगा भाग्य। द फाइनेंशियल टाइम्स ने 2019 में प्रसिद्ध बॉन्ड मैनेजर बिल ग्रॉस का साक्षात्कार लिया। सकल ने स्वीकार किया कि वो शायद वो नहीं होगा जहां वो आज है अगर वो एक दशक पहले या बाद में पैदा हुआ था, टुकड़ा ने कहा। ग्रॉस का करियर लगभग पूरी तरह से ब्याज दरों में एक पीढ़ी के पतन के साथ मेल खाता है जिसने बॉन्ड की कीमतों को एक टेलविंड दिया। इस तरह की बात न केवल आपके सामने आने वाले अवसरों को प्रभावित करती है, यह प्रभावित करता है कि आप उन अवसरों के बारे में क्या सोचते हैं जब वे आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। सकल के लिए बॉन्ड धन पैदा करने वाली मशीनें थीं। अपने पिता की पीढ़ी के लिए, जो बड़े हुए और उच्च मुद्रास्फीति को सहन किया, उन्हें धन भस्मक के रूप में देखा जा सकता है। लोगों ने पैसे का अनुभव कैसे किया है, इसमें अंतर छोटा नहीं है, यहाँ तक उनमें से भी जो आपको लगता है कि काफी समान है। स्टॉक ले लो। यदि आप 1970 में पैदा हुए थे, तो आपकी किशोरावस्था और 20 के दशक के दौरान 500 लगभग 10 गुना बढ़ गया। मुद्रास्फीति के लिए समायोजित, यह एक अद्भुत वापसी है। यदि आप 1950 में पैदा हुए थे, तो बाजार सचमुच आपकी किशोरावस्था में कहीं नहीं गया था और 20 के दशक में मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया था। लोगों के दो समूह उनके जन्म के वर्ष के संयोग से अलग हो गए। शेयर बाजार कैसे काम करता है?
इस पर पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण के साथ जीवन गुजारते हैं। या महंगाई। यदि आप 1960 के दशक में अमेरिका में पैदा हुए थे, तो आपकी किशोरावस्था और 20 के दशक के दौरान मुद्रास्फीति, आपके युवा प्रभावशाली वर्ष जब आप ज्ञान का आधार विकसित कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, ने कीमतों को 3 गुना से अधिक बढ़ा दिया। यह बहुत ज्यादा है। आपको गैस लाइनें याद हैं और तनख्वाह मिल रही है जो उनके पहले की तुलना में काफी कम है। लेकिन अगर आप 1990 में पैदा हुए हैं, तो आपके पूरे जीवन में मुद्रास्फीति इतनी कम रही है कि शायद यह आपके दिमाग में कभी नहीं आया। नवंबर 2009 में अमेरिका की राष्ट्रव्यापी बेरोजगारी लगभग 10% थी। लेकिन बिना हाई स्कूल डिप्लोमा के 16 से 19 साल के अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों की बेरोजगारी दर 49% थी। कॉलेज की डिग्री के साथ 45 वर्ष से अधिक उम्र की कोकेशियान महिलाओं के लिए यह 4% थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और जापान के स्थानीय शेयर बाजारों का सफाया हो गया था। पूरे क्षेत्रों पर बमबारी की गई। युद्ध के अंत में जर्मन खेतों ने देश के नागरिकों को एक दिन में 1000 कैलोरी प्रदान करने के लिए केवल पर्याप्त भोजन का उत्पादन किया। इसकी तुलना यूएस से करें, जहां शेयर बाजार 1941 से 1945 के अंत तक 2 गुने से अधिक हो गया था और अर्थव्यवस्था लगभग 2 दशकों में सबसे मजबूत थी। किसी को भी यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि इन समूहों के सदस्य मुद्रास्फीति के बारे में ऐसा ही सोचते हुए अपना शेष जीवन व्यतीत करेंगे। या शेयर बाजार, या बेरोजगारी, या सामान्य रूप से पैसा। किसी को भी उनसे वित्तीय जानकारी पर उसी तरह प्रतिक्रिया करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। किसी को भी यह नहीं मान लेना चाहिए कि वे समान प्रोत्साहनों से प्रभावित हैं। किसी को भी उनसे सलाह के समान स्रोतों पर भरोसा करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। किसी को भी उनसे इस बात पर सहमत होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि क्या मायने रखता है, इसके लायक क्या है, आगे क्या होने की संभावना है, और आगे का सबसे अच्छा रास्ता क्या है। पैसे के बारे में उनका दृष्टिकोण अलग अलग दुनिया में बना था। और जब ऐसा होता है, तो पैसे के बारे में एक दृष्टिकोण जो लोगों का एक समूह सोचता है कि अपमानजनक है, दूसरे के लिए सही समझ में आ सकता है। कुछ साल पहले द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ताइवान के बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता फॉक्सकॉन की कामकाजी परिस्थितियों पर एक कहानी की थी। स्थितियां अक्सर अत्याचारी होती हैं। पाठक सही परेशान थे, लेकिन कहानी पर एक आकर्षक प्रतिक्रिया एक चीनी कार्यकर्ता के भतीजे की ओर से आई, जिसने टिप्पणी अनुभाग में लिखा, मेरी चाची ने कई वर्षों तक काम किया, जिसे अमेरिकी पसीने की दुकान कहते हैं। वो था कठोर परिश्रम, लंबे घंटे, छोटा वेतन, खराब काम करने की स्थिति। क्या आप जानते हैं कि मेरी चाची इन कारखानों में से किसी एक में काम करने से पहले क्या करती थी? वो एक वेश्या थी। मेरी राय में उस पुरानी जीवन शैली की तुलना में पसीने की दुकान में काम करने का विचार एक सुधार है। मुझे पता है कि मेरी चाची को एक दुष्ट पूंजीवादी मालिक द्वारा कुछ डॉलर के लिए शोषित किया जाएगा, बजाय इसके कि उसके शरीर का कई पुरुषों द्वारा पैसे के लिए शोषण किया जाए। इसलिए मैं कई अमेरिकियों की सोच से परेशान हूँ। हमारे पास पश्चिम के समान अवसर नहीं है। हमारा सरकारी बुनियादी ढांचा अलग है। देश अलग है। हाँ, कारखाना कठिन श्रम है। क्या यह बेहतर हो सकता है? हाँ, लेकिन तभी जब आप ऐसी तुलना अमेरिकी नौकरियों से करेंगे। मुझे नहीं पता कि इसका क्या बनाना है। मेरा एक हिस्सा जमकर बहस करना चाहता है। मेरा एक हिस्सा समझना चाहता है। लेकिन ज्यादातर यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे अलग अलग अनुभव उन विषयों के भीतर अलग अलग विचारों को जन्म दे सकते हैं जो एक पक्ष सहज रूप से सोचता है कि काला और सफेद होना चाहिए।
लोग पैसे के साथ जो भी निर्णय लेते हैं वो इस समय उनके पास मौजूद जानकारी को लेकर और इसे दुनिया के काम करने के अपने अनूठे मानसिक मॉडल में जोड़कर उचित है। उन लोगों को गलत सूचना दी जा सकती है, उन्हें अधूरी जानकारी हो सकती है, वे गणित में खराब हो सकते हैं, सड़े हुए मार्केटिंग से उन्हें राजी किया जा सकता है, उन्हें नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं, वे अपने कार्यों के परिणामों को गलत बता सकते हैं। ओह, क्या वे कभी भी कर सकते हैं। लेकिन हर वित्तीय निर्णय जो एक व्यक्ति करता है उस पल में उनके लिए समझ में आता है और उन बॉक्सों को चेक करता है जिनकी उन्हें जांच करने की आवश्यकता होती है। वे खुद को एक कहानी बताते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और उस कहानी को उनके अपने अनूठे अनुभवों से आकार दिया गया है। एक साधारण उदाहरण लें, लॉटरी टिकट। अमेरिकी उन पर फिल्मों, वीडियो गेम, संगीत, खेलकूद से अधिक खर्च करते हैं घटनाओं और किताबें संयुक्त। और उन्हें कौन खरीदता है? ज्यादातर गरीब लोग। यूएस में सबसे कम आय वाले परिवार लोटो टिकटों पर औसतन $412 प्रति वर्ष खर्च करते हैं, जो उच्चतम आय समूहों के लोगों की राशि का 4 गुना है। 40% अमेरिकी आपात स्थिति में $400 के साथ नहीं आ सकते हैं। जो कहना है, लॉटरी टिकट में $400 खरीदने वाले लोग बड़े पैमाने पर वही लोग हैं जो कहते हैं कि वे आपात स्थिति में $400 के साथ नहीं आ सकते। वे अपने सुरक्षा जाल को किसी चीज पर उड़ा रहे हैं जिसके लाखों में हिट होने की संभावना है। यह मुझे पागल लगता है। यह शायद आपको भी पागल लगता है, लेकिन मैं सबसे कम आय वर्ग में नहीं हूँ। आप शायद नहीं भी हैं। इसलिए हम में से कई लोगों के लिए कम आय वाले लॉटरी टिकट खरीदारों के अवचेतन तर्क को सहजता से समझना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा तनाव। और आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कुछ इस तरह हो रहा है। हम तनख्वाह से तनख्वाह तक जीते हैं और बचत पहुंच से बाहर लगती है। बहुत अधिक वेतन के लिए हमारी संभावनाएं पहुंच से बाहर लगती हैं। हम अच्छी छुट्टियां, नई कार, स्वास्थ्य बीमा या सुरक्षित पड़ोस में घर नहीं खरीद सकते। हम कर्ज में डूबे बिना अपने बच्चों को कॉलेज में नहीं डाल सकते। आप लोग जो वित्त पुस्तकें पढ़ते हैं उनमें से अधिकांश के पास या तो अभी है या प्राप्त करने का एक अच्छा मौका है। हमारे पास नहीं है। लॉटरी टिकट खरीदना हमारे जीवन का एकमात्र समय है जब हम आपके पास पहले से मौजूद अच्छी चीजों को प्राप्त करने का एक वास्तविक सपना देख सकते हैं और इसे पूरा कर सकते हैं। हम एक सपने के लिए भुगतान कर रहे हैं और आप इसे नहीं समझ सकते हैं क्योंकि आप पहले से ही एक सपना जी रहे हैं। इसलिए हम आपसे ज्यादा टिकट खरीदते हैं। आपको इस तर्क से सहमत होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप टूट गए हों तो लोटो टिकट खरीदना अभी भी एक बुरा विचार है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि लोटो टिकटों की बिक्री क्यों बनी रहती है। और वो विचार, आप जो कर रहे हैं वो पागल लगता है, लेकिन मैं समझता हूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारे कई वित्तीय निर्णयों की जड़ को उजागर करता है। कुछ लोग विशुद्ध रूप से एक स्प्रेडशीट के साथ वित्तीय निर्णय लेते हैं। वे उन्हें खाने की मेज पर या कंपनी की बैठक में बनाते हैं। ऐसे स्थान जहां व्यक्तिगत इतिहास, दुनिया के बारे में आपका अपना अनूठा दृष्टिकोण, अहंकार, गर्व, विपणन और अजीब प्रोत्साहन एक साथ एक कथा में तब्दील हो जाते हैं जो आपके लिए काम करता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो यह समझाने में मदद करता है कि पैसे के फैसले इतने कठिन क्यों हैं और इतना दुर्व्यवहार क्यों है, यह पहचानना है कि यह विषय कितना नया है। पैसा काफी समय से है। माना जाता है कि लिडिया के राजा एलियट, जो अब तुर्की का हिस्सा है, ने 600 BC में पहली आधिकारिक मुद्रा बनाई थी। लेकिन पैसे के फैसलों की आधुनिक नींव बचत और निवेश उन अवधारणाओं पर आधारित है जो व्यवहारिक रूप से शिशु हैं। सेवानिवृत्ति ले लो। 2018 के अंत में यूएस
सेवानिवृत्ति खातों में $27 ट्रिलियन था, जिससे यह आम निवेशक की बचत और निवेश निर्णयों का मुख्य चालक बन गया। 5 लेकिन सेवानिवृत्ति के हकदार होने की पूरी अवधारणा अधिक से अधिक 2 पीढ़ियों पुरानी है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले अधिकांश अमेरिकियों ने मरने तक काम किया। यही उम्मीद और हकीकत थी। 65 और उससे अधिक आयु के पुरुषों की श्रम शक्ति भागीदारी दर 1940 के दशक तक 50% से अधिक थी। सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य इसे बदलना है, लेकिन इसके शुरुआती लाभ उचित पेंशन के करीब नहीं थे। जब एडम में फुलर ने 1940 में पहली सामाजिक सुरक्षा जांच को भुनाया, तो यह $22.54 के लिए था, या $416 मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया गया था। यह 1980 के दशक तक नहीं था कि मुद्रास्फीति के लिए समायोजित सेवानिवृत्त लोगों के लिए औसत सामाजिक सुरक्षा जांच $1000 प्रति माह से अधिक थी। 65 वर्ष से अधिक आयु के 1/4 से अधिक अमेरिकियों को 1960 के दशक के अंत तक गरीबी में रहने वाले के रूप में जनगणना ब्यूरो द्वारा वर्गीकृत किया गया था। हर किसी के पास एक निजी पेंशन हुआ करती थी, की तर्ज पर एक व्यापक मान्यता है, लेकिन यह बेतहाशा अतिरंजित है। द एम्प्लॉय बेनिफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट समझाता है, 1975 में 65 या इससे अधिक उम्र वालों में से केवल 1/4 के पास पेंशन आए थी। उस भाग्यशाली अल्पसंख्यक में केवल 15% घरेलू आय पेंशन से आती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1955 में बढ़ती इच्छा के बारे में लिखा, लेकिन सेवानिवृत्त होने में असमर्थता जारी रखी। एक पुरानी कहावत को फिर से लिखना। हर कोई सेवानिवृत्ति के बारे में बात करता है, लेकिन जाहिर तौर पर बहुत कम लोग इसके बारे में कुछ करते हैं। यह 1980 के दशक तक नहीं था कि इस विचार ने जोर पकड़ लिया कि हर कोई हकदार है और होना चाहिए था एक सम्मानजनक सेवानिवृत्ति, और तब से उस सम्मानजनक सेवानिवृत्ति को पाने का तरीका यह उम्मीद की जा रही है कि हर कोई अपना पैसा बचाएगा और निवेश करेगा। मैं दोहराता हूं कि यह विचार कितना नया है। 401 के अमेरिकी सेवानिवृत्ति की रीढ़ की हड्डी बचत वाहन 1978 तक मौजूद नहीं था। रोथेरा का जन्म 1998 तक नहीं हुआ था। अगर यह एक व्यक्ति होता तो यह मुश्किल से इतना पुराना होता कि पीना। यह किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हम में से कई लोग सेवानिवृत्ति के लिए बचत और निवेश करने में बुरे हैं। हम पागल नहीं हैं, हम सब सिर्फ नौसिखिया हैं। वही कॉलेज के लिए जाता है। स्नातक की डिग्री के साथ 25 वर्ष से अधिक उम्र के अमेरिकियों की हिस्सेदारी 1940 में 20 में 1 से कम होकर 2015 तक 4 में 1 हो गई है। उस समय के औसत कॉलेज ट्यूशन मुद्रास्फीति के लिए समायोजित 4 गुना से अधिक बढ़ गया। समाज इतनी तेजी से बताता है कि क्यों। उदाहरण के लिए, इतने सारे लोगों ने छात्र के साथ खराब निर्णय लिए हैं पिछले 20 वर्षों में। ऋण सीखने का प्रयास करने के लिए भी दशकों का संचित अनुभव नहीं है। हम इसे पंख लगा रहे हैं। इंडेक्स फंड के लिए वही, जो 50 साल से कम पुराने हैं, और हेज फंड, जिसने पिछले 25 वर्षों तक उड़ान नहीं भरी। यहाँ तक उपभोक्ता ऋण, बंधक, क्रेडिट कार्ड और कार ऋण का व्यापक उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक बंद नहीं हुआ। जब जीआई विधेयक ने लाखों अमेरिकियों के लिए उधार लेना आसान बना दिया। कुत्तों को 10,000 साल पहले पालतू बनाया गया था और अभी भी अपने जंगली पूर्वजों के कुछ व्यवहारों को बरकरार रखते हैं। फिर भी हम आधुनिक वित्तीय प्रणाली में 20 से 50 वर्षों के अनुभव के साथ पूरी तरह से अभ्यस्त होने की उम्मीद कर रहे हैं, ऐसे विषय के लिए जो भावना बनाम तथ्य से इतना प्रभावित है। यह एक समस्या है और यह समझाने में मदद करता है कि हम हमेशा वो नहीं करते जो हमें पैसे के साथ करना चाहिए। हम सभी पैसे के साथ पागल चीजें करते हैं।
क्योंकि हम सभी इस खेल के लिए अपेक्षाकृत नए हैं और जो आपको पागल लगता है वो मुझे समझ में आ सकता है। लेकिन कोई भी पागल नहीं है। हम सभी अपने स्वयं के अनूठे अनुभवों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो हमें एक निश्चित क्षण में समझ में आता है। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि बिल गेट्स कैसे अमीर हुए।